नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछले भाग में हमें पता चला कि विक्रम और बेताल कैसे मिले और जैसा कि अब हम जानते हैं कि बेताल ने एक शर्त रखी कि यदि राजा विक्रमादित्य बेताल को अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो उन्हें पूरे रास्ते चुप रहना होगा। अगर उन्होंने कुछ बोला तो वह अपनी जगह वापस चले जाएंगे। वीर विक्रमादित्य ने बिना कोई प्रश्न किए इस कार्य को स्वीकार कर लिया। जब विक्रमादित्य ने बेताल को पकड़ा और उसे कंधे पर उठाया तो बेताल ने राजा का ध्यान भटकाने के लिए कहानियां सुनानी शुरू कर दी। हर कहानी के अंत में बेताल एक कठिन सवाल पूछता था और अगर राजा उत्तर देते थे तो बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक जाता था। बेताल ने वीर विक्रमादित्य से कहा, राजन, इस लंबे और कठिन सफर के दौरान हम कहीं ऊब ना जाएं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाऊंगा। इन कहानियों में पहेलियां भी होंगी। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो मैं फिर से उड़कर उस पेड़ पर चला जाऊंगा और अगर तुम जवाब नहीं दे पाए या चुप रहे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस प्रकार की कहानियों में से एक प्रसिद्ध कहानी है सूर्यमल की कहानी, जो राजा विक्रमादित्य और बेताल की पहली मुलाकात के बाद सुनाई गई थी। बेताल अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में सूर्यमल नाम का एक सुंदर, वीर और धनी राजकुमार रहता था। उसकी वीरता और धन्य से सभी लोग उसे आदर की दृष्टि से देखते थे। एक दिन सूर्यमल की मुलाकात रोहिणी नाम की एक सुंदर लड़की से हुई। रोहिणी बहुत ही धार्मिक और देवी दुर्गा की अनन्य भक्त थी। उसकी भक्ति और साधना से वह अद्भुत शक्ति प्राप्त कर चुकी थी। समय बीतता गया और दोनों ने एक दूसरे से विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह के लिए रोहिणी के माता पिता की सहमति प्राप्त हुई और विवाह समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। सूर्यमल और उसकी नई नवेली दुल्हन रोहिणी बहुत खुश थे। विवाह के बाद वह अपने घर की ओर लौटने लगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में सूर्यमल और उसके मित्र जो उसके साथ यात्रा कर रहे थे, एक बेयाबान जंगल से गुजर रहे थे। तभी अचानक डकैतों का एक समूह उन पर हमला कर देता है। डकैतों ने न केवल सूर्यमल और उसके मित्र को लूटा, बल्कि उन दोनों को मार डाला और उनके सर काटकर धड़ से अलग कर दिए। जब रोहिणी ने यह दृश्य देखा तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। अपने पति को इस अवस्था में देखकर वह अत्यधिक दुखी हो गई। उसे लगा मानो उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं बचा। अपने पति और उसके मित्र की मृत्यु देखकर उसने अपनी भी जीवन लीला समाप्त करने का निश्चय लिया। रोहिणी ने देवी दुर्गा से प्रार्थना की कि वह भी उसे अपने पति के साथ संसार से विदा लेने दे। रोहिणी की भक्ति भावना और सच्ची प्रार्थना से देवी दुर्गा प्रसन्न हुई और उसके सामने प्रकट हुई। देवी ने रोहिणी से कहा कि उसकी भक्ति के कारण वह उसे आशीर्वाद देती है और उसके पति और उसके मित्र को पुनर्जीवित करने का वरदान प्रदान करती है। ये सुनकर रोहिणी अत्यंत प्रसन्न हो गई और उसने तुरंत ही अपने पति और उसके मित्र के धड़ पर उनके सिर रख दिए। लेकिन अत्यधिक खुशी और भावावेश में रोहिणी से एक गंभीर गलती हो गई। उसने गलती से अपने पति सूर्यमल का सिर उसके मित्र के धड़ पर और उसके मित्र का सिर सूर्यमल के धड़ पर रख दिया। देवी दुर्गा का आशीर्वाद तत्काल प्रभावी हुआ और दोनों पुनर्जीवित हो गए। लेकिन अब एक अनोखी परिस्थिति उत्पन्न हो गई। सूर्यमल का सिर उसके मित्र के धड़ पर था और उसके मित्र का सिर सूर्यमल के धड़ पर। अब रोहिणी के सामने एक अजीबोगरीब समस्या उत्पन्न हो गई।
उसे समझ नहीं आया कि वह किसे अपना पति माने, वह जिसका सिर उसके पति का है या वह जिसका धड़ उसके पति का है। इस प्रकार की उलझन में फंसी रोहिणी सोच में पड़ गई। यही सवाल बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, बताओ अब इस परिस्थिति में रोहिणी किसे अपना पति मानेगी, सूर्यमल का सिर जिस व्यक्ति के धड़ पर है या सूर्यमल का धड़ जिस पर उसके मित्र का सिर लगा हुआ है। वीर विक्रमादित्य, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, ने तुरंत ही इस सवाल का सही उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मनुष्य का मस्तिष्क ही उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का केंद्र होता है। मस्तिष्क ही उस व्यक्ति की पहचान, सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता का मूल है। इसीलिए सर जिस व्यक्ति का है वही उसका असली स्वरूप है। इस प्रकार रोहिणी को उस व्यक्ति को अपना पति मानना चाहिए जिसके सर पर सूर्यमल का मस्तक है, क्योंकि वही उसका वास्तविक पति है। वीर विक्रमादित्य का ये उत्तर सुनकर बेताल अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजा का उत्तर न केवल बुद्धिमत्तापूर्ण था बल्कि न्याय और सत्य पर भी आधारित था। राजा विक्रमादित्य के उत्तर में एक गहन दार्शनिक दृष्टिकोण छिपा था। मस्तिष्क मनुष्य की आत्मा और पहचान का केंद्र होता है। शरीर चाहे बदल जाए, लेकिन जब तक मस्तिष्क और सोच वही रहती है, व्यक्ति की पहचान बनी रहती है। इस कहानी में भी राजा ने यही कहा कि क्योंकि मस्तिष्क सूर्यमल का है, इसीलिए उसकी पहचान वही रहेगी, चाहे उसका शरीर किसी और का भी क्यों ना हो। इसके साथ ही इस उत्तर में न्याय का भी गहरा भाव छिपा था। रोहिणी ने जिस व्यक्ति से विवाह किया था वह सूर्यमल था और सूर्यमल का मस्तिष्क अभी भी उसी व्यक्ति में है। इसीलिए नैतिक रूप से उसे सूर्यमल को ही अपना पति मानना चाहिए, चाहे शरीर किसी और का ही क्यों ना हो। रात का समय है। जंगल में हल्की ठंडक और चांदनी फैली हुई है। राजा विक्रमादित्य बेताल को कंधे पर उठाए हुए धीरे धीरे चल रहे हैं। बेताल हमेशा की तरह शरारत के मूड में है, लेकिन अब तक चुप है। बेताल अपनी शरारती हंसी दबाते हुए कहते हैं, राजन, तुम वाकई बहुत बुद्धिमान हो। हर बार सही जवाब दे देते हो। लेकिन हंसते हुए उसने कहा, इस बार तुम भूल गए कि तुम बोलने वाले नहीं थे। बेताल जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठती है। वह वीर विक्रमादित्य को चिढ़ाने के अंदाज में अपनी शरारत से और भी खुश हो जाता है। बेताल हंसते हुए और शरारत भरे स्वर में कहते हैं, तुम्हारी बुद्धिमानी पर कोई शक नहीं, लेकिन तुम्हारे नियमों की याददाश्त लगता है इस बार तुम चूक गए राजन। अब मुझे वापस पेड़ पर जाना होगा। ये कहकर बेताल एक पल में राजा विक्रमादित्य के कंधे से उड़कर पास के पेड़ पर जाकर उल्टा लटक जाता है। उसकी नटखट हंसी अब भी जंगल में गूंज रही है। बेताल शरारत से राजा को चिढ़ाते हुए कहता है, राजन, फिर से आओ और मुझे पकड़ो। देखो, मैं फिर से भाग गया। क्या तुम मुझे पकड़ सकते हो? राजा विक्रमादित्य गहरी सांस लेते हैं, परंतु चेहरे पर कोई क्रोध नहीं दिखता। वे शांति से वापस उसी पेड़ के पास आ जाते हैं जहां बेताल उल्टा लटका हुआ है। वीर विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम चाहे कितनी भी बार भागो, मैं तुम्हें फिर से पकड़ लूँगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार ये मुझे करना पड़े। बेताल फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं,
तुम सच में अद्भुत हो विक्रम। तुम्हारी समझदारी और धैर्य को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यूं ही आसानी से नहीं छोड़ूंगा। हर बार जब तुम मुझे पकड़ोगे, एक नई कहानी और एक नई पहेली तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। बैताल हंसते हुए फिर से राजा के कंधे पर आकर बैठ जाता है और राजा फिर से चुपचाप उसे लेकर चलने लगते हैं। इस कहानी से न केवल जीवन के महत्वपूर्ण नैतिक और दार्शनिक सबक मिलते हैं, बल्कि बैताल के शरारती स्वभाव से ये भी सीखने को मिलता है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य और समझदारी कैसे बनाई रखी जाए। वीर विक्रमादित्य की शांतिपूर्ण प्रतिक्रिया और बैताल की शरारतों के बीच का संतुलन ये दिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, सही दृष्टिकोण और धैर्य से हम उन्हें पार कर सकते हैं। वीर विक्रमादित्य फिर से बैताल को पकड़कर उसे अपने कंधे पर उठाकर अपने साथ लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि बैताल की कहानियां अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले अध्याय में जानिए क्या होता है जब राजा विक्रम फिर से बैताल को पकड़ते हैं और उससे एक और रहस्यमयी कहानी सुनते हैं। धन्यवाद इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगली बार एक और रोमांचक कथा के साथ फिर मिलेंगे।